Hello student, in this video lecture we are continuing the morphology of flowering plant, which is one of the easy, interesting and weightageful chapter. Last lecture में हम लोगों ने रूट के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे, जिसमें ये बताया गया था कि रूट अंडरग्राउंड ऑर्गन है और ख़ास तौर से टैप रूट जो कि डाइकोटिलिडोनस प्लांट में प्रेजेंट होती है. दिस टैप रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम द elongation of radical. Okay, so tap root is growing in vertically downward direction. That's why we can say that tap root is positively geotropic. ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है. पॉइंट नंबर 1, टैप रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जियो मतलब जमीन, और यहां पर आप स्पेसिफिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटीज का मीनिंग ले सकते हैं. रूट आपका जो ग्रो होता है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है. दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक डायरेक्शन. सो रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक. पॉइंट नंबर 2, रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक. हाइड्रोट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब होता है टूवर्ड, मूवमेंट टूवर्ड. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. यानी अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि भाई रूट जमीन से नीचे डीपनेस में क्यों जा रही है, हालांकि मैंने बेसिक में आपको बताया था कि टेरिडोफाइटा का जब इवोल्यूशन हुआ तो टेरिडोफाइटा को वाटर रेडीमेड सॉइल पर नहीं मिला, जिसकी वजह से टेरिडोफाइटा ने अपना खुद का रूट डेवलप किया. तो सवाल यहां पर यह है कि रूट जमीन से नीचे आखिर क्यों जाता है. एनकरेजमेंट, अटैचमेंट ये उसका बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मेन जो पर्पज है रूट का सॉइल के डीप में जाने के लिए वो है फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि पानी जो होता है वो जमीन के नीचे होता है. सो इफ रूट इज डेवलपिंग towards the water, then it is called as positively geotrophic. Third character, root is negatively phototropic. phototropic, फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, और हम लोग जानते हैं कि लाइट का बेस्ट सोर्स होता है सन, मतलब सूरज. तो मान लीजिए कि ये अर्थ है और यहां पर बहुत ऊपर सन है, सूरज है, तो सूरज की रोशनी से अपोजिट डायरेक्शन में रूट जा रही है. सनलाइट ऊपर है और रूट डाउनवर्ड बढ़ रही है. मींस दिस ग्रोथ ऑफ द रूट अगेंस्ट द सनलाइट इज कॉल्ड एज निगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट. ओके, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपको नोट कर लेना चाहिए. ओके, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टैप रूट की तरफ. कल यहां तक के हमने कंप्लीट किया था. टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी टैप रूट. प्राइमरी रूट is always developed from the radical. So let us consider this is the diagrammatic representation of the primary tap root. NCERT बुक में भी इस तरह का डायग्राम दिया है. ऊपर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है, एंड दिस रूट हेयर एब्जॉर्ब द वाटर. सो दिस इज यूर प्राइमरी टैप रूट. ओके, प्राइमरी टैप रूट कंसिस्टिंग ऑन डिफरेंट रीजन्स. इस रूट में अलग अलग रीजन्स हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि स्टडी हमको बॉटम टू टॉप करनी पड़ेगी. सबसे पहला जो रीजन आएगा वो यहां पर प्रेजेंट रहेगा, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज रूट कैप. रूट कैप इज अ थिम्बल लाइक कवरिंग. थिम्बल लाइक कवरिंग means curvature is present at the root cap, and this root cap contain many rigid, hard
tough and death cells. Death cells. The main function of root cap is penetration in the soil. Penetration in soil. पेनिट्रेशन का मतलब होता है दाखिल होना, अंदर मूव होना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में या डेप्थ के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आपने बचपन में कई मर्तबा या अभी भी आप लोग क्रिकेट मैच खेलते होंगे, तो क्रिकेट में जो विकेट्स होती है, मतलब जो स्टंप होता है, उस स्टंप का शेप आपने देखा होगा। तो कभी भी वो स्टंप इस तरह से दोनों एंड पर स्ट्रेट नहीं होता है। It is never looks like this. Stump always having one of the pointed end and other end is flat. तो ये स्टंप इस तरह से क्यों होता है और इसका पर्पस क्या है, ये आप लोगों को हालांकि समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि रूट कैप का पर्पस क्या है। स्टंप को आप पॉइंटेड एंड सॉइल पर रखते हैं और बैट उल्टी करके बैट के हैंडल से उसको अच्छी तरह से ठोकते हैं। तो ये पॉइंटेड एंड की वजह से स्टंप सॉइल के अंदर गड़ जाती है और आपका जो विकेट स्टंप है वो एकदम मजबूत हो जाता है। तो सेम इसी तरह रूट कैप का भी फंक्शन है। रूट कैप इज मेड अप ऑफ रिजिड। रिजिड यानी कि एकदम सख्त। हार्ड का भी मतलब होगा सख्त, टफ, एक ही बात है तीनों भी। एंड इट इज मेड अप ऑफ डेथ सेल। देखिए प्लांट में सेल दो टाइप के होते हैं, लिविंग सेल्स और डेथ सेल। जो सेल लिविंग होता है उसकी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टफ नहीं होती है। लेकिन जो सेल बच्चों डेथ हो जाता है उसकी सेल वॉल के ऊपर एडिशनल मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। उस मटेरियल का नाम है लिग्निन, जो सीमेंट की तरह होता है। जैसा हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं, सीमेंट से मजबूती आती है, सेम इसी तरह सेल वॉल के ऊपर जब लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है तो सेल वॉल भी बहुत ज्यादा रिजिड, हार्ड और स्ट्रांग हो जाती है। तो इस रूट कैप की वजह से रूट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और सॉइल में आसानी से पेनिट्रेट होंगी। सो पेनिट्रेशन इज अ मेन फंक्शन ऑफ द रूट कैप। ओके, नाउ सेकेंड रीजन, सो दिस रीजन इज टर्म्ड एज root cap. Root cap is developed by a small single cell. देखो होता यह है कि प्लांट का जो पार्ट होता है, कोई भी पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, इनको जन्म देने के लिए पहले कोई ना कोई एक सिंगल सेल जरूर होता है। वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑर्गन पे डिपेंड करता है। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं रूट कैप की। तो रूट कैप को फॉर्म करने वाला पहले एक सिंगल सेल होता है, उस सिंगल सेल को कहते हैं कैलिप्ट्रोजिन सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, कैलिप्ट्रोजिन। जिन यानी कि जनरेट, और जनरेट यानी कि प्रोड्यूस करना, जन्म देना, फॉर्म कर देना। कैलिप्ट्रो का मतलब होता है द सेल विच इज प्रेजेंट इन रूट कैप एंड गिव द न्यू सेल्स टू बर्थ इन द रूट कैप। यानी ये रूट कैप के अंदर ही बीच में होता है और रूट कैप के नए सेल को फॉर्म करते जाता है, ताकि जैसी जैसी रूट नीचे जाएगी वैसा वैसा नए सेल रूट कैप में ऐड होते चले जाएंगे। तो ये पॉइंट मिस नहीं करना है बच्चों। कैलिप्ट्रोजिन ने रूट कैप को जन्म दिया, इसीलिए कैलिप्ट्रोजिन की वजह से रूट कैप को कैलिप्ट्रा भी कहा जाता है। रूट कैप इज also called as what? Calyptra, because it is developed from which cell? Calyptrogin cell. So this is all about or more than enough information about the root cap. अब देखिए रूट कैप से ऊपर चलें। जस्ट beneath the root cap few millimeter smallest region is present. आप देख रहे हैं मैं बॉक्स के अंदर मैंने कुछ सेल्स ड्रॉ किया। सो दिस इज अ पर्टिकुलर रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सो दिस इज सेकंड रीजन इन द प्राइमरी टैप रूट, दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक
एक्टिविटी। इसको अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, एकदम आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। आप सिर्फ बोर्ड पर कंसंट्रेशन बना के रखिए। देखिए मेरिस्टेम, यहां पे लिख देता हूं, मेरिस्टेम ये एक सेल का नाम होता है, सेल की टाइप है। लीफ में जिस तरह से अलग अलग सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल, कुछ सेल जाइलम फॉर्म करते हैं, कुछ सेल फ्लोएम फॉर्म करते हैं। स्टेम के अंदर कुछ सेल कॉर्टेक्स फॉर्म करते हैं, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त, ये रीजन्स के नाम हैं, देखेंगे अपन आगे। तो उसी तरह एक पर्टिकुलर सेल प्लांट में होता है जिसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, और मेरिस्टेम भी बोले तो चलेगा। अभी रूट में ये जो रीजन है, इस रीजन में सबके सब सेल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टे, कंप्लीट नाम लिख देता हूं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल माइक्रोस्कोप में किस तरह दिखाई देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे देख लीजिए। सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। जब आप माइक्रोस्कोप में दूसरे प्लांट सेल से मेरिस्टेमेटिक सेल को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल की साइज अदर सेल के साइज के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। सो दे आर स्मॉल सेल हैविंग, दिस सेल्स हैविंग थिन सेल वॉल, यानी सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है लेकिन बहुत पतली सेल वॉल होती है, और वो थिन सेल वॉल सेल्यूलोजिक मटेरियल से बनी हुई होती है। मीन्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वॉल को सेल्यूलोजिक सेल वॉल कहते हैं। सेल्यूलोज वन ऑफ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो जितने भी प्लांट सेल होते हैं सभी की सेल वॉल पहले सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, फिर अंदर से उसके ऊपर अलग अलग टाइप के मटेरियल डिपॉजिट हो सकते हैं थिकनेस को बढ़ाने के लिए। मिसाल के तौर पे ये प्राइमरी सेल वॉल है, सेल्यूलोज से बनी हुई, अंदर से पेक्टिन आकर के डिपॉजिट हो गया, थिकनेस बढ़ गया, फिर अंदर से लिग्निन आके डिपॉजिट हो गया और थिकनेस बढ़ गया, फिर जाइल्यूलोज आके डिपॉजिट हो गया और थिकनेस बढ़ गया। तो जैसे जैसे मटेरियल डिपॉजिट हो गए वैसी वैसी सेल वॉल की थिकनेस बढ़ेगी और सेल वॉल टफ, रिजिड, हार्ड हो जाएगी, अंदर का साइटोप्लाज्म मर जाएगा, किल हो जाएगा। इस सेल को आप डेथ सेल कहेंगे, जिसमें बहुत सारे मटेरियल सेल वॉल पे डिपॉजिट हो गए। लेकिन यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल में सेल वॉल सिर्फ सेल्यूलोज से बनी हुई है, कोई अदर मटेरियल नहीं है, मतलब इसके अंदर का साइटोप्लाज्म लिविंग है, जिंदा है। ओके, सो सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, thin cell wall is present which is cellulosic, and it having, that is meristematic cell having dense cytoplasm, यानी ऐसा साइटोप्लाज्म जिसकी डेंसिटी दूसरे सेल्स के मुकाबले में ज्यादा है। और डेंसिटी का मतलब आप यहां पे कंसीडर कीजिए गाढ़ा, मतलब साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है, therefore it is called as dense cytoplasm along with prominent nucleus। यहां पे prominent का मतलब लिया जाएगा, prominent nucleus का मतलब यह लिया जाएगा कि भाई ऐसा न्यूक्लियस जिसको डिवाइड होने की बहुत गड़बड़ है, उसे कहेंगे prominent nucleus। तो these are the characteristics of meristematic cell, and all the meristematic cells are present in a particular region which is in second sequence from the bottom. So this region is called as region of meristematic activity. Cells are smaller, thin cell wall, cellulosic, dense cytoplasm and prominent nucleus. Most important thing is this meristematic cell have the ability of division. They perform रैपिड सेल डिवीजन। रैपिड का मतलब होगा फास्ट, यानी सेल है, फॉर एग्जांपल ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को
कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद बीच में से साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, इस तरह डिवाइड होगा कि आधा साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस को लेके जाएगा और बाकी आधा साइटोप्लाज्म दूसरे न्यूक्लियस को लेके चला जाएगा। तो आपको दो सेल्स दिखाई देंगे जिनमें एक एक न्यूक्लियस रहेगा, इन्हें कहा जाएगा डॉटर सेल्स और इसे कहा जाएगा पेरेंटल सेल। So one parental cell will produces two daughter cell and this type of division is so called mitosis। कौन सा डिवीजन कहेंगे आप इसको? माइटोसिस डिवीजन कहेंगे, जिसमें एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल को जन्म देता है। सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिख देता हूं जो कि एडिशनल है, एनसीईआरटी में इस चैप्टर में दिया हुआ नहीं है, लेकिन नीट के अंदर ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैविंग abundant cytoplasmic connection, abundant प्लाज्मोडेस्मेटा। मैंने पहले कहा था abundant cytoplasmic connection और लिख रहा हूं abundant प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है बच्चों? प्लाज्मोडेस्मेटा ही साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। एग्जाम्पल, ये आपके पास में एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये दूसरा मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। अब दोनों मेरिस्टेमेटिक सेल का अपना अपना साइटोप्लाज्म है। ये दोनों मेरिस्टेमेटिक सेल एडजेसेंट सेल है, नेबरिंग सेल है। तो कई मर्तबा एक सेल अपने अंदर का कंटेंट दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करता है और इसी तरह दूसरा सेल भी अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पहले सेल में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए दोनों सेल्स में कनेक्शन होते हैं एंड दिस कनेक्शंस आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन है इसे कहा जाएगा प्लाज्मोडेस्मेटा, थ्रू विच मटेरियल कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल। ठीक है, कितने रीजन्स हो गए बच्चों? दो रीजन्स हो गए, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब तीसरा रीजन देखते हैं, थर्ड रीजन इन दिस पर्टिकुलर प्राइमरी टैप रूट। दिस इज द थर्ड रीजन विच इज लॉन्गेस्ट। हाँ, एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से मैं थोड़ा मिस कर दिया था, लेकिन अच्छा अभी याद आ गया, मैं आपको बता देता हूं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो होता है बच्चों, ये रूट का सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट रीजन होता है। इस पे क्वेश्चन बनता है क्योंकि डायग्राम एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। तो डायग्राम की लेबलिंग आपको इतनी गौर से स्टडी करना है कि कहां से कहां तक कौन सा रीजन है, उसके ऊपर कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन सबसे ज्यादा लॉन्ग है, कौन सा रीजन सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज स्मॉलेस्ट इन साइज and this third region is longest and this third region is called as region of elongation. This third is called as region of elongation. Okay, second region का नाम region of एम एक्टिविटी यानी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। डिटेल नाम पूरा यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। आइए डायग्राम की तरफ। इस रीजन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल्स होते हैं, मान लीजिए ये दो सेल्स मैं एग्जांपल के तौर पे ड्रॉ कर रहा हूं। रीजन ऑफ इलोंगेशन में जो प्लांट सेल हैं, इन सेल का एक एबिलिटी होता है कि ये वाटर को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो अंदर से एक्सपांशन होगा। ये एक्सपांशन सेल वॉल पे प्रेशर डालेगा और जैसा मैं आपको बताया कि जो लिविंग सेल होता है उसकी सेल वॉल थिन होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक होने के कारण जब अंदर से सेल वॉल पर प्रेशर आएगा तो सेल वॉल एक्सपांड होगी, लैटरली भी और लॉन्जिट्यूडनली भी। ऊपर नीचे मतलब लॉन्जिट्यूडनल, साइडवाइज मतलब लैटरल। प्लांट सेल वॉल
लॉन्जिट्यूडनली ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, लॉन्जिट्यूडनली ज्यादा इलास्टिक होती है एज कंपेयर टू लेटरल डायरेक्शन, सो दैट व्हेन दिस सेल्स इन द रीजन ऑफ इलोंगेशन एब्जॉर्ब द वाटर, जब ये सेल वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा कि सेल अंडरगो एक्सपेंशन, मोर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंशन। ओके, तो ये ऐसे सभी सेल खुद को इलोंगेट करेंगे, जिसकी वजह से रूट का लेंथ इंक्रीज होगा और रूट पेनिट्रेट होगी सॉइल में। समझ में आ रही ना बात आपको? सो दिस रीजन ऑफ इलोंगेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट। I am revising because it is very important sentence. Region of elongation is responsible to increase the length of root. अभी आप लोग बोलेंगे कि सर elongation से ही पता चल जाता है कि लेंथ इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली 100% करेक्ट है, लेकिन ये नाम जो दिया गया, ये सेल्स को नाम दिया गया, इलोंगेशन होने वाली प्रॉपर्टी को नाम नहीं दिया गया। सेल्स का इलोंगेशन हुआ इसलिए नाम दिया गया, but the same region is responsible to increase the length of the root. So this third region is called as region of elongation. तो यहां पे लिख देते हैं नए पेज पे, third is called as region of elongation. इस region of elongation के सेल्स ने क्या एब्जॉर्व किया? वाटर, एंड वाटर इंटर इनसाइड द वैक्यूल, इट इज कॉल्ड एज वैक्यूलेशन। एक्सप्लेन करता हूं मैं, देखिए बोर्ड की तरफ। मान लीजिए ये प्लांट सेल है, ओके, सेल वाल से घिरा हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहेगी और अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहेंगे। उनमें से सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेल होता है बच्चों, उस ऑर्गेनेल का नाम है वैक्यूल। ध्यान से देखिए, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियस होता है। इनके साथ साथ एक और ऑर्गेनेल होता है जिसकी साइज सबसे ज्यादा बड़ी होती है, और उस ऑर्गेनेल का नाम मैं बोर्ड पर आपको बताया, वैक्यूल। इट ऑक्युपाई 90% स्पेस ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का 90% हिस्सा अकेला वैक्यूल सराउंड कर लेता है, और बाकी जो 10% स्पेस बचा उसमें सबके सब ऑर्गेनेल रह लेंगे, ठीक है। तो वाटर जब सेल के अंदर आएगा तो वो वाटर जाएगा बच्चों वैक्यूल में, और वैक्यूल के अंदर वाटर के एंट्री की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट इनसाइड द वैक्यूल। अब वैक्यूल की जो बाउंड्री होती है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो बाउंड्री एक्सपांड होगी, ये बाउंड्री प्रेशर एक्सर्ट करेगी, यानी टच हो जाएगी सेल वाल पर, फिर भी वाटर एब्जॉर्ब होना शुरू है, तो बाउंड्री अब सेल वाल को भी ढकेलेगी, ऊपर भी और साइड में भी, जिसकी वजह से सेल का एनलार्जमेंट होगा, या सेल का इलोंगेशन होगा, या सेल का एक्सटेंशन होगा। तो सेल के एक्सटेंशन को कहा जाता है, या वाटर का एब्जॉर्प्शन को कहा जाता है वैक्यूलेशन। मींस वाटर इंटर इनसाइड द वैक्यूल, एंड ड्यू टू दिस वैक्यूलेशन सेल गेट enlarged, okay, or cell get elongated or cell get extended. So due to extension, due to elongation or due to enlargement of the cell, length of the root is increases. So this is the region of elongation which is responsible to increase the length of root towards the soil, that is positively geotrophic length. ठीक है, अब लास्ट रीजन बच गया सबसे ऊपर का ये वाला रीजन बच्चों. दिस रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मैच्यूरेशन. एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि रीजन ऑफ मैच्यूरेशन का मतलब क्या होता है. इस डायग्राम को यहां पे ड्रॉ करता हूं. प्राइमरी टैप रूट है फॉर एग्जांपल ये. अभी इतना रीजन हम स्टडी कर रहे हैं.
देखिए होता यह है कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे नए डॉटर सेल बन जाएंगे। अब सेल्स को वहां पर स्टोर होने की जगह नहीं है, इसलिए जो सेल पुराने होते हैं वो ऊपर डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब रीजन ऑफ इलोंगेशन में। फिर वही सेल वैक्यूलेशन परफॉर्म करके इलोंगेशन शो करते हैं, ठीक है। फिर नए सेल्स नीचे से ऊपर आना कंटिन्यू शुरू है। नए सेल जो ऊपर आएंगे ये फिर से इलोंगेशन शो करेंगे। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड सेल है इनका क्या होगा, ये सेल फिर ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद ये सेल्स अब डिवाइड नहीं होंगे और ना ही इलोंगेट होंगे, यानी वाटर भी अब ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बल्कि ये जो सेल्स ऊपर आए हैं ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए। मतलब ये सेल ऊपर आने के बाद, इस रीजन में आने के बाद मैच्योर हो गए। याद रखिए, मैच्योर सेल इज आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएटेड सेल। मैं यहां पे लिख देता हूं, फोर्थ रीजन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। In this region, which cells are present? So in this region, matured cells are present. देखिए, matured cells are also called as differentiated cells. जब भी हम लोग स्टडी करते हैं, जब भी हम लोग किसी चीज की पढ़ाई करते हैं, तो कुछ लोगों को इरिटेशन आ जाता है बुक्स में से जब हम पढ़ते हैं, यानी वो चिड़चिड़ करते हैं। मैं उसका रीजन बच्चों आपको बताता हूं। बच्चे इसलिए चिड़चिड़ करते हैं या उनको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन इसलिए आता है क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी होती है सेंटेंस में जो उनको समझ में नहीं आती, जिसका मीनिंग समझ में नहीं आता। तो अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको उसका मीनिंग ही समझ में ना आए तो ये कोई काम की बात आपके लिए नहीं रहती। इसीलिए मेरा यहाँ पे फर्ज है, मेरा काम है कि जो भी टर्म थोड़ी बहुत भी डिफिकल्ट अगर लगती है तो उसको खुलकर एक्सप्लेन करना, पूरे तरीके से एक्सप्लेन करना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप पढ़ाई करते हैं और ये टर्म आपके सामने आ जाती है 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन याद आ जाता है। यानी आप 3-4 महीने के बाद कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल सेल साइकिल, सेल डिवीजन या प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उस चैप्टर में जब ये टर्म आएगी तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएंगी, मुस्कुराहट आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको इसका मीनिंग पता है और आप फटाफट आगे बढ़ेंगे। आप में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन तो नहीं, बल्कि आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। आप और शौक से पढ़ेंगे। आपको पता रहेगा कि हाँ यार, डिफरेंशिएटेड सेल यानी मैच्योर्ड सेल, इसका मीनिंग मुझे पता है लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं है, इसलिए आप में और इंटरेस्ट आएगा, आप और अच्छी स्टडी करेंगे। तो सुनिए कि मैच्योर्ड सेल या डिफरेंशिएटेड सेल किसे कहेंगे? ऐसा सेल जो डिवाइडिंग एबिलिटी को लूज कर देगा। द सेल which lose the ability of division, the ability of division, यानी ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं होगा। पहले डिवाइड हुआ करता था लेकिन अब थक गया, अब इसने डिवाइडिंग एबिलिटी को छोड़ दिया। अब इसने फैसला कर लिया कि नहीं भाई, अब मैं डिवाइड नहीं होऊंगा, अब मैं डिवाइड नहीं होऊंगा। इसने डिवाइडिंग एबिलिटी को लूज कर दिया, इसका नाम रख दिया गया मैच्योर्ड सेल। पॉइंट नंबर 1। ये पॉइंट नंबर 2 है बच्चों कि अब इस सेल ने डिवाइडिंग एबिलिटी छोड़ दिया तो इस सेल को एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर काम से लगा दिया जाएगा कि भाई अब तू जिंदगी भर यही काम कर, क्योंकि तूने डिवाइड होना छोड़ दिया। समझ में आ रही बात? एकदम सिंपल है। पहले मैं लिख लेता हूं, फिर एग्जांपल देता हूं आपको। परफॉर्म मींस डिफरेंशिएटेड सेल परफॉर्म फिक्स और परमानेंट फंक्शन, फिक्स एंड परमानेंट फंक्शन। एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों 10th का एग्जाम दिए, एक पास हो गया और दूसरा फेल हो गया।
इनके नाम रख देते हैं ए और बी। स्टूडेंट नंबर ए जो पास हुआ वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेगा क्योंकि उसको पढ़ाई में दिलचस्पी है, पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक है, उसका टारगेट फिक्स है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस के बाद एमएस करना है, एमडी करना है, पीएचडी करना है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, दुनिया में अपना नाम कमाना है, अपने पेरेंट्स का नाम कमाना है। यह टारगेट है उस स्टूडेंट का। स्टूडेंट नंबर बी, शुरू से इसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कैसा तो भी प्रोमोट होते होते 10th में आया, लेकिन 10th का जब बोर्ड का एग्जाम देता है तो उसका रिजल्ट आ जाता है फेल का। देखिए कुछ बच्चे कोशिश करते हैं पर फेल हो जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको इंटरेस्ट नहीं रहता फिर वो फेल हो गए। तो स्टूडेंट बी फेल हो गया। अब स्टूडेंट बी को उसके पेरेंट्स ने पूछे कि भाई तुम और पढ़ाई करना चाहते हो, तुम और डबल से 10th के एग्जाम देना चाहते हो, हम तुमको अच्छी ट्यूशन लगा देंगे, अच्छी बुक्स ला देंगे, अच्छे वीडियो लेक्चर्स लगा करके दे देंगे। पर वो बच्चा जिसको इतना मोटिवेट पेरेंट्स ने किया फिर भी उसका कहना है कि नहीं अब मुझे पढ़ना नहीं है, मेरा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या पेरेंट्स उस बच्चे को जिंदगी भर घर पर बैठकर रेडी खाना खिलाएंगे? जी नहीं। मैं खासतौर से मतलब कुछ बॉयज ऐसे होते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उस लड़के को जो बी वाला है, जो फेल हो गया और पढ़ाई भी नहीं करता है, उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, उसको एक पर्टिकुलर काम से लगा दिया जाएगा क्या भाई, और मान लीजिए कि जिंदगी भर वो बच्चा वही काम कर रहा है जिसको उसमें लगा दिया गया। तो वैसा ये एक बच्चा है, ये एक सेल है जिसे नाम दिया गया मैच्योर्ड सेल। समझे? मैच्योर्ड सेल इज आल्सो कॉल्ड एज differentiated cell. So this cell lose the ability of division and perform a fixed or permanent type of function. तो ऊपर जो सेल्स आ जाते हैं बच्चों, वापस आइए अपनी डायग्राम की तरफ, तो ये सेल्स जब सबसे ऊपर के रीजन में आते हैं तो डिवाइडिंग एबिलिटी लूज कर देते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनके नाम भी दे दिए जाते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलेम, फ्लोएम। ठीक है, तो ये रीजन में सबके सब मैच्योर्ड सेल है, इसीलिए इसे कहा गया रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन में एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स आते हैं जिन्हें कहा जाता है रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स क्या होते हैं और इनका काम क्या है? देखिए, इस रीजन ऑफ मैच्योरेशन का मैं एक स्लाइस कट किया। स्लाइस पता है ना आपको, जब हम लोग सलाद बनाते हैं, खाना खाने के लिए सलाद बनाते हैं, तो कैरेट है मान लीजिए आपके पास, गाजर है, तो गाजर के एकदम पतले पतले हम लोग पीसेस करते हैं, तो उसे स्लाइस कहते हैं। ओके, तो आपको रीजन ऑफ मैच्योरेशन का एकदम थिन स्लाइस लेना है। इस स्लाइस को कहा जाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, पर्टिकुलर रीजन का लिया आपने, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और उसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, मतलब उस स्लाइस को, तो स्लाइस का डिटेल स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। मैं छोटा सा पीस यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। अंडर माइक्रोस्कोप दैट पीस लुक्स लाइक दिस। ऑल दीज सेल्स आर द मैच्योर्ड सेल। फिर अंदर एक और बाउंड्री टाइप है जिसे एंडोडर्मिस कहेंगे, और फिर यहां पे है जाइलेम एंड फ्लोएम। ओके, सबसे बाहर की जो लेयर है बच्चों, ये वाली, इसको नाम दिया जाता है इपीडर्मिस। देखो, इपी का मतलब होता है अबव, यहां पे अबव का मतलब लिया जाएगा बाहर, आउटर मोस्ट, और डर्म का मतलब होता है स्किन। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज इपीडर्मिस। इपीडर्मिस के नीचे जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गोल गोल सर्कुलर सेल, इन सभी सेल्स को कलेक्टिवली मिला के नाम देते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आप देखते हैं कि एक और आपको बाउंड्री दिखाई देती है जिसमें रेक्टेंगुलर सेल्स हैं। सो दिस इज इनर बाउंड्री एंड दिस इनर बाउंड्री इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस, यानी अंदर की स्किन। और फिर यहां पर आपके कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें पेरिसाइकल कहते हैं, फिर फ्लोएम है और फिर जाइलेम है। आपने कैरेट का स्लाइस अगर देखा होगा तो वो स्लाइस आपको इस तरह से नजर आता है, आउटर बाउंड्री और इनर बाउंड्री भी एक होती है। तो आप ज्यादातर आउटर बाउंड्री और इनर बाउंड्री के बीच का पीस, बीच का हिस्सा खाते हैं,
क्योंकि स्वीट लगता है, मतलब आप कॉर्टेक्स खाते हैं, एपिडर्मिस भी और कॉर्टेक्स भी। कुछ लोग तो एपिडर्मिस को छुरी से छिल लेते हैं पूरा पूरा, सिर्फ कॉर्टेक्स को कंज्यूम कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप में इस तरह दिखाई देता है। तो अब होगा ये कि एपिडर्मिस के कुछ सेल्स ऐसे हैं, देखिए ये, इसको मैंने सिलेक्ट किया एपिडर्मिस के सेल को। इस एपिडर्मल सेल ने अपने आप को इलोंगेट किया। ओके, सेल रेक्टेंगुलर ही था, लेकिन उसने अपने आप को बाहर की तरफ क्या किया, इलोंगेट किया। तो ये जो इलोंगेटेड पोर्शन है, इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल, बोलिए आप लोग एक बार, इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल, या आप एक्सटेंडेड पार्ट भी कह सकते हैं। एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल इज कॉल्ड एज रूट हेयर। समझ आई बात? सो व्हाट इज रूट हेयर? रूट हेयर इज extended or elongated part of the epidermal cell, and this root hair have ability to absorb the water as well as minerals. Minerals यानी कि charged particle. तो रूट हेयर वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए रीजन ऑफ मैच्योरेशन को एब्जॉर्प्टिव रीजन कहते हैं, एब्सॉर्बटिव रीजन, क्योंकि ये एब्सॉर्प्शन करता है। So this is all about the structure of primary taproot. सारी बातें क्लियर, समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज व्हाट प्राइमरी टैपरूट। टैपरूट कौन से प्लांट में होती है बच्चों? डाइकॉट में क्या मोनोकॉट में? एग्जैक्टली डाइकॉट में। और ये प्राइमरी टैपरूट की ब्रांचेस भी निकल सकती हैं। इन ब्रांचेस को कहा जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी की ब्रांचें अगर निकली तो इसे कहा जाएगा टर्शरी। ओके, बट वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द प्राइमरी टैपरूट। कितने रीजन्स होते हैं? 4 रीजन। बॉटम से टॉप जाना है आपको, मींस अपेक्स, ये जो एंड वाला पॉइंट है ना, इसे अपेक्स कहते हैं, रूट अपेक्स। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है विच इज नियर टू द सॉइल इज कॉल्ड एज बेस। अपेक्स बेस। आपको अपेक्स टू बेस जाना है, तो अपेक्स से जब आप ऊपर जाएंगे, सबसे पहला रीजन आएगा रूट कैप, थिम्बल लाइक कवरिंग। कैसे सेल्स हैं उसके अंदर? रिजिड, हार्ड, टफ एंड डेथ सेल्स। दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेनिट्रेशन ऑफ रूट इन द सॉइल, मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सेल? कैलिप्ट्रोजिन। तो रूट कैप इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा। ओके, सेकंड, अब रूट कैप से प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल यानी जस्ट बिहाइंड। Okay, second region. What is the name of second region? Region of meristematic activity. कौन से सेल्स प्रेजेंट है भाई? मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो यहां पर सभी प्रॉपर्टी मेंशन है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर स्मॉल, थिन सेल वॉल, सेल्यूलोजिक, डेंस साइटोप्लाज्म एंड इट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और फंक्शन यानी काम क्या होता है मेरिस्टेमेटिक सेल का? सो दिस सेल डिवाइड रैपिडली, मींस कंटिन्यूअस फॉर डिवीजन करता है और नए सेल्स को जन्म देते जाता है, जिसकी वजह से नए सेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी। एक एडिशनल पॉइंट लिखा है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है, मेरिस्टेमेटिक सेल हैविंग अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ये कनेक्शन होते हैं दो एडजेसेंट सेल के दरमियान, जिसकी वजह से सेल एक दूसरे से मटेरियल का एक्सचेंज कर सकते हैं। थर्ड रीजन इज रीजन ऑफ elongation. This is region of elongation. Region of elongation में जो सेल्स होते हैं वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? वैक्यूलेशन, मींस एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर कौन से ऑर्गेनेल में जाता है? वैक्यूल में। वैक्यूल प्रेशर क्रिएट करेगा, सेल का इलोंगेशन होगा, सेल का एक्सटेंशन होगा या सेल का इनलार्जमेंट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से रूट का लेंथ इंक्रीज होगा। तो enlargement, elongation और extension of the cell. To increase length of the root is a basic function of this particular region. Okay, this is longest region in the root और shortest region कौन सा है? Region of meristematic activity. ठीक है। Fourth and last region is region of maturation. Matured cells are present. Matured cells are also called as
डिफरेंशिएटेड सेल, यानी ऐसे सेल जिन्होंने डिवाइडिंग एबिलिटी छोड़ दिया है और पर्टिकुलर फिक्स एंड परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन पर होते हैं रूट हेयर, तो रूट हेयर आर द एक्सटेंशंस ऑफ epidermal cells, extension of epidermal cell, they perform the function of absorption of water plus minerals, ठीक है। so this is all about the structure of primary taproot। अब थोड़ी देर से हम स्टडी करेंगे कि रूट अगर अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म ना करे, कोई एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करे, तो उस रूट को मॉडिफाइड रूट कहते हैं। मतलब हम मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट स्टडी करेंगे। आप लोग जब तक ये लिख लीजिए, आपको 5 मिनट का गैप है, 5 मिनट के बाद अगर मुमकिन हुआ तो मैं ही कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच।